नंदिनी अपनी एक गलती की वजह से आज सुहागरात के सेज पर आ बैठी थी, पर उसने अरविंद से कई शर्तें रख ली थी। जाकर उसने कोर्ट में साइन भी किए थे। पहली शर्त थी कि तुम मुझे कभी टच भी नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही वह उसके सेज पर बैठी, उसका इंतज़ार कर रही थी। अरविंद शर्त के हिसाब से उसके साथ आज कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन ये सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा था। नंदिनी को सामने सेज पर देखते वे अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठा था। वह बेहोश हुई तो उसको अपनी बाहों में भरकर अपनी गर्म सांसें उसके अंदर छोड़ रहा था। ऐसी सिचुएशन में अरविंद अपने सारे शर्त भूलता हुआ नजर आ रहा था। डीप गले में से उसका झांकता हुआ ब्यूटी बॉन्ड पर उसकी नज़र जा ठहरी और उसे अपने आप पर कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल हो गया था। झुकता हुआ वो उसके दोनों ब्यूटी बॉन्ड को बारी बारी चूमने लगा था। वह पहले ही अपना होश खो बैठी थी और जैसे ही नंदिनी का होश हवास वापस आया, अरविंद को उसने अपने दोनों ब्यूटी बॉन्ड के इतने करीब देखा तो वह कांप गई थी और नंदिनी अपना खुद का कंट्रोल खोती उसे अपने दोनों बाजुओं में जोर से दबाकर आहें भरने लगी। कुछ देर के लिए वह सब कुछ भूल गई। उन दोनों के बीच वो हो गया जो वे नहीं करना चाहते थे। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब अचानक से उसकी गाड़ी से एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसे बहुत जल्दीबाजी में ब्रेक लगाना पड़ा था और हाथ में लिया हुआ मोबाइल नीचे गिरा था। वह जो हेलो ब्लूटूथ कान से लगाए आशा से बात कर रहा था, एकदम से चौंका था। बाहर देखने लगा जहां वह लड़की उसकी गाड़ी के साथ टक्कर खाकर सड़क पर गिरी थी। अरविंद बिना देरी किए सीट बेल्ट खोलकर बाहर भागा, जबकि दूसरी तरफ आशा हेलो हेलो करती रह गई। एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक हैं? वह उसे देखता घुटनों के बल बैठा था, जबकि उस लड़की ने उसे घूरते हुए देखा, जबकि आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। मुझे चोट आई है और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। वह अपना पाँव पकड़े ज़मीन पर बैठी थी। गलती आपकी भी है। अचानक गाड़ी के सामने क्यों आ गई? मेरे अरविंद कहाँ मानने वाला था। हाँ, मैं खुद आ गई हूँ क्योंकि मुझे पता था आप हवाई जहाज लेकर बाहर निकले हैं और मेरे तक आने से पहले उड़ जाओगे। वह दर्द से चिल्लाती अरविंद को अपना गुस्सा दिखा रही थी। उफ, कितना बोलती हैं आप। घर वाले क्या कोई करेला खिलाते हैं आपको? वह खड़ा होता सीने पर हाथ बांधे उस लड़की के नौटंकी को देख रहा था, जिसके पाँव पर बहुत हल्की सी चोट आई थी और बाजू पर खरोच आई थी, लेकिन वह उस पर चिल्ला उठी थी। हेलो यू मिस्टर अमीरजादे, हम मिडिल क्लास लोगों को कमज़ोर समझने की भूल भी मत करना तुम। वह बड़ी मुश्किल से अपने एक पाँव पर वजन डालते खड़ी होने की कोशिश करने लगी। बेकाबू अरविंद ने आगे बढ़ते उसे कलाई से थामने की कोशिश की। अब इतनी भी अपाहिज नहीं हुई कि तुमसे सहारा लूं। अपनी कलाई उससे छुड़वा गई। ओह रैली, प्लीज़ मुझे साइड दो। वह भी उधर कहाँ रुकता, हाथ के इशारे से उसे साइड पर होने को कहा। ओ मिस्टर अमीरजादे, कहाँ चले? ये जो फ्रैक्चर आया है उसे कौन ठीक करवाएगा? तुम्हारा बाप? अरविंद के घूरने पर एकदम अपनी जुबान को लगाम लगा गई। मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेकर कौन जाएगा? आज के ज़माने के लोगों को देखो, बेशर्मी की चादर ओढ़ ली है। मजाल है खुद की गलती होने के बाद भी हॉस्पिटल ही ले जाए। दुम दबाकर भागने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी ये बकवास ख़त्म हो गई हो तो चलो उठो मेरी गाड़ी में, तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। हॉस्पिटल? वह अपनी तरफ से उसे ऑफर कर गया। चलो उठो गाड़ी में। हाँ, एक बात सुन लो, मेरा नाम अरविंद है। वह खुद ड्राइविंग सीट संभालता, उसके लिए गाड़ी का लॉक खोलता। वह ठंडे शब्दों में बोली, मुझे क्यों बता रहे हो अपना नाम? मैंने कौन सा तुम्हारा रिश्ता करवाना है? मैं आपको कोई रिश्ते कराने वाली बुआ लगती हूँ? वह फिर से नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी, जबकि अरविंद अपना कान बंद करना ही अच्छा समझ लिया। अच्छा सुनो, ये कॉल किसकी आ रही है? उसका मोबाइल नीचे से उठाते उसे दिखाते बोली। आशा लिखा देख वह उसके हाथ से मोबाइल झपट गई। उसे घूरते दोबारा से कॉल यश की, जो पहले कट गई थी। कहा, अरविंद मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। तुम हो कि अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे? जल्दी बोलो, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तुम शॉपिंग चालू कर दो, मैं 1 घंटे के बाद आता हूँ, अपना ध्यान रखना। वह अपनी कहता कॉल काट गया था। गर्लफ्रेंड है? वो थोड़ी पर हाथ रखे बड़ी प्यार से पूछने लगी। तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। वह अब की बार आप छोड़कर सीधा तुम पर उतर आया था। सीधा कहो ना, मुंह नहीं लगा रही। वैसे एक बात तो बताओ, कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? भगवान की कृपा है, अभी एक भी नहीं। वह गंभीरता से बोला, अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अरविंद, चलो यकीन कर लेती हूँ, वैसे तुम अमीर ज़्यादा लोगों के भी मज़े अलग ही हैं। एक घर में रखो, 3 बार रखो, कोई पूछने वाला नहीं। वह भी मुंह बनाती उससे बोल पड़ी थी। वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी अमीरों के लिए।
वह गुस्से वाले अंदाज में बोला था। आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है। लो आ गया हॉस्पिटल, अब उतरो। हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकता गंभीरता से बोला, ऐसे कैसे उतर जाऊं? मेरी पूरी मरहम पट्टी करवाओगे, जो भी खर्च आएगा वो तुम दोगे और मुझे घर भी छोड़ कर आओगे। ऐसे नहीं छोड़ूंगी। वह अपनी बोलती चली गई। अरविंद का अब थोड़ा थोड़ा पारा हाई होने लगा था। गुस्से में बोला, अपनी शादी का भी खर्चा बता दो, वह भी उठा लूंगा। वह दांत पीसते बोला, उसकी फिक्र मत करो, वो मेरे पापा कर लेंगे, तुम बस बारात ले आना। वह भी जल्दीबाजी में उस लड़की के मुंह से फिसलता उसने अपनी जुबान दांतों तले दबा गई। कैसी फालतू बकवास कर रही हो? अरविंद एक पल को तो गुस्से में हैरान हुआ था। ज्यादा सोचो मत, सिर्फ डायलॉग मारा था। उतरो गाड़ी से, मुझे अंदर ले चलो, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मेरा पाँव सूज गया है। वो फिर से उसको बुरा भला सुनाने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मजबूरन दिल पर पत्थर रखकर वह दूसरी तरफ से उतरा। गाड़ी का दरवाजा खोलता उसके तरफ हथेली बढ़ा गया। एक पल को नंदिनी उसे देखती चली गई। अगले पल उसका हाथ झटकते वह खुद अपने सहारे बाहर निकलती खड़ी हुई तो वह लड़खड़ाकर गिरने लगी। उसी पल अरविंद ने उसकी कमर में हाथ डाले, फिर से उसे थाम लिया। आर यू ओके पूछते हुए अगले ही पल हाथ भी हटा लिया। हाँ, बहुत खुश हूँ अपने पाँव तोड़वा कर। वह दांत कपकपाते अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर ने उसके पाँव का चेकअप करते उसे बैंडेज लगा दी। इन्हें इंजेक्शन भी लगवाना होगा, आप अपनी वाइफ को वहाँ नर्स के पास ले जाओ। डॉक्टर साहब एक मिनट, ये मेरी वाइफ नहीं है। वह एकदम हैरान हुई। सॉरी, आप इन्हें वहाँ ले जाइए। उसने नंदिनी को सहारा दिया क्योंकि उससे चलना मुहाल हो रहा था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वह मुंह बनाती बोली, इंजेक्शन लगवाना है। उसके बाद पर नंदिनी बहुत जोर से चिल्लाई कि वहाँ मौजूद सभी उसकी तरफ ध्यान दिए। क्या बदतमीजी है, चिल्ला क्यों रही हो? अरविंद ने दांत पीसते उसे देखा। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, वो बोलते हुए बहुत बुरी तरह डर रही थी। यहाँ तक कि उसका रंग भी पीला पड़ रहा था। इंजेक्शन जरूर लगेगी, चोट लगी है तुम्हें। वह उसके पास आता गुस्से से बोला, तो मैंने तो दवाई भी ले ली और पट्टी भी करवा ली, मेडिसिन भी ले ली, फिर क्यों लगाना इंजेक्शन? वह जल्दी उठ खड़ी हुई। अब जैसे उसे पाँव में कोई दर्द नहीं था। कोई देखता तो बस उसे देखता ही रह जाता। चुपचाप बैठो, इंजेक्शन तो लगवानी ही पड़ेगी। अरविंद को भी अब जैसे अब गुस्सा सा चढ़ गया था। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी अब इंजेक्शन लगवाने से नहीं रोक सकता। वह गुस्सा करते बड़ी तेज आवाज़ में चिल्लाया था। देखिए, आप दोनों हस्बैंड वाइफ घर जाकर लड़ाई करना, मुझे इंजेक्शन लगाने दो, मेरे और भी बहुत सारे काम हैं। नर्स की बात पर वे दोनों चौंके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाइए इंजेक्शन और लगा दो इस लड़की को, मेरे और भी बहुत काम हैं। नर्स की बात पर वे दोनों चौंके। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, तुमसे बता रही हूँ, बहुत पछताओगे, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। रुक जाओ। अपना आप छुड़वाने की कोशिश में पीछे हटी, लेकिन नर्स ने अरविंद से उसे पकड़ने का इशारा किया। अरविंद तो चाहता यही था कि जल्दी उसका बाजू पकड़कर नर्स के सामने करे। नर्स ने सिरिंज उसके बाजू पर रखकर इंजेक्शन उतार दिया। उस लड़की का हाथ सहलाने लगी, खुद को छुड़ाने लगी, आंखों में ढेर आंसू बहने लगे। इंजेक्शन ही तो था जिससे वह डरती थी, न तो सभी उससे डरते थे। प्लीज मत लगाइए इंजेक्शन, वह चिल्ला रही थी, लेकिन आंखें मीचे उसने अरविंद की कलाई को जोर से पकड़े रखा था। उसके नाखून अरविंद की कलाई में चुभने लगे थे। अरविंद ने मुंह फेर कर एक नज़र उसे देखा, जो आंखें नीचे उसके कंधे के साथ सर लगाए सांस रोके बैठी थी। उस एक पल को अरविंद तो उसके इस अदा में ही खो गया था। बस इतनी सी बात थी और आपकी पत्नी ने ऐसे ही इतना शोर मचाया हुआ था। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गई, जबकि अरविंद अब पूरा नंदिनी की तरफ ध्यान दिया था। उसकी बंद आंखें खुली, उसके बहते आंसू को देखा, वह मुस्कुरा दिया। इतना तो बच्चे भी नहीं रोते जितना तुम इंजेक्शन से डर रही हो। उसके गालों से बिना वजह आंसू पोंछते धीमे शब्दों में बोला तो वो बोली, आपको लगेगा ना इंजेक्शन, तो पता लग जाएगा कितना दर्द होता है। वह रूठे अंदाज में शिकायत कर रही थी। अरविंद अचानक अपने पीछे जानी पहचानी आवाज़ सुनता बिल्कुल सुन रह गया था और झटके से पलटा और खड़ा होता। उन्हें अपने एकदम पास देखता बिल्कुल गुम हो गया। तुमने शादी कब की? वह ठंडे शब्दों में बड़ी आश्चर्य से बोली थी। अरविंद तो ना हाँ में सिर हिला सका और ना में। वह बिल्कुल ही सुन खड़ा सामने वाले को देखे जा रहा था। ममता दीदी, वो बड़ी मुश्किल से ये शब्द बोल पाया था, जबकि बिल्कुल चिपक कर खड़ी नंदिनी ने अपना बदला लेने का सोचा। झट से बोल पड़ी, तुमसे अरविंद इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई? अपने घर वालों से तुमने शादी कर ली और बताया तक नहीं। वे आंखों में आंसू लिए अरविंद को गुस्से से देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है ममता दीदी, आप गलत समझ रही हैं।
वह उस वक्त बुरी तरह से फंसा था। अच्छा फिर कौन है ये लड़की, उसने गुस्से में पूछ लिया। इसकी मेरी गाड़ी से टक्कर हुई है, मैं नहीं जानता ये कौन है। क्या हो गया पति परमेश्वर जी, अचानक से नंदिनी ने बीच में बोली थी। क्यों झूठ बोल रहे हो, तुमने शादी की और घर वालों को बताया नहीं। अब की बार नंदिनी की बात पर तो अरविंद को लगा जैसे मौत का यमराज अब उसके सर पर आ खड़ा हो गया हो। ऐसे क्या देख रहे हैं, ये वही ममता दीदी है ना जिनके बारे में आप बताया करते थे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नंदिनी ने भी खूब अपना बदला लिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी ये एक झूठ उसके जान का कितना बवाल बनने वाला था। अभी कुछ सुनने को बाकी रह गया अरविंद। ममता दीदी ने अरविंद के तरफ अफसोस भरी निगाहों से देखा। ममता दीदी ये झूठ बोल रही है कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं। ओहो हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप कि आप मुझे नहीं जानते। हे भगवान, ये वक्त आने से पहले मैं मर क्यों न गई। नंदिनी ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी और मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। अपनी बकवास बंद करो पागल लड़की। आप मुझे पागल कह रहे हैं। जिस लड़की ने आपके लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप छोड़े, उसको अपने घर वालों के सामने पागल कह रहे हैं। हाँ हूँ मैं पागल। और ये जो बच्चा अब इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं, क्या वह भी तुम्हारा नहीं है। वह अपने पेट पर हाथ रख के हिचकियाँ लेते बोली। बच्चा, अरविंद को लगा पूरे अस्पताल की छत उस पर आकर गिरी हो और दूसरी तरफ ममता दीदी अफसोस में सर हिलाती वहां से बाहर निकलती चली गई। दीदी दीदी, ममता दीदी, यार सुनिए। वह आवाज़ देता उनके पीछे लपका था। शायद ममता दीदी यहाँ अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप करवाने आई थी। उनको शुगर की समस्या थी, वह बराबर शुगर की दवाई खाती थी और चेकअप कराने आई थी। और आज हॉस्पिटल में उन्होंने ये सब कुछ देख लिया था, सुन लिया था, जबकि नंदिनी अपने कारनामों पर बहुत खुश हो रही थी। आखिरकार उसने इंजेक्शन लगवाने का बदला भी तो लेना था। ये आया बड़ा मुझे इंजेक्शन लगवाने वाला। अब कभी किसी को इंजेक्शन लगवाने के बारे में 100 बार सोचेगा। नंदिनी बहुत खुशी से बाहर निकली थी। उसे लगा अरविंद जा चुका होगा, लेकिन वह वहाँ खड़ा किसी लड़की को जाता देख रहा था। सर पर हाथ रखे वह गाड़ी के पास गया तो ममता गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाती जा चुकी थी। ये अमीर ज़्यादा तो यहीं ढेर हो गया। नंदिनी भागकर वह खुद से कहती, अपने सर पर दुपट्टा अच्छे से लेती पलटी ही थी। स्टॉप, वहीं रुक जाओ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह ऊंची आवाज़ में दहाड़ा था कि एक पल को नंदिनी की कदम बिल्कुल वहीं रुके थे, लेकिन उसे इतने गुस्से में देखकर नंदिनी का सांस गले में ही अटक गया। वह गहरी सांस भरकर उसे देखने लगी, जो तेज तेज कदमों से उसके तरफ बढ़ रहा था। नंदिनी को लगा उसका आखिरी वक्त आ गया है। हे भगवान, मुझे इस जालिम आदमी से बचा ले। मौत का यमराज ही लग रहा है ये मुझे। अंधाधुन भागी थी कि वो भागते हुए सड़क के बीचों बीच पहुंच गई। सामने से आते बड़े से ट्रक को देखती नंदिनी का सांस गले में ही अटक गया था। उसके कदम बिल्कुल वहीं रुके थे। वह अपनी जगह से हिल भी ना पाई थी। अपना चेहरा छुपाए आंखें मीच गई कि उसी पल किसी ने उसको थामे जोर से अपनी तरफ खींचा। वह बुरी तरह से लड़खड़ाते सामने उसके सीने में जा छुपी थी। यूं लगा उस पल वह वक्त थम सा गया हो, पूरी दुनिया के रिश्ते अपनी जगह रुक गई हो। आंखें मीचे वह गहरी सांस भरती सामने वाले के सीने में सर रखे हुए थी। धीरे से सर उठाकर उसको देखा तो दिल की धड़कनें धक से रह गया। सामने ही अरविंद खड़ा उसे गुस्से और फिक्र की मिली जुली असर में देख रहा था, जबकि नंदिनी का वह हाल था आसमान से गिरा खजूर पर अटका। वह एकदम पीछे हटी। तुम पागल हो, जानती हो अभी तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। तो वह उसकी फिक्र कर रहा था। नंदिनी उसे यूं घूर कर देखे जा रही थी। अब ऐसे क्यों देख रही हो, क्या खा जाओगी मुझे? मैंने कोई अजीब बात कह दी है? चलो मेरे साथ। वह उसे लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों अपने घर जा रहे हैं। तुम तो मेरी पत्नी हो ना, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। वह उसे दांत पीसते बोला, अब पागल हो गए हैं, मुझे अपने घर जाना है। वह बुरी तरह से घबराई थी। रास्ते चलते उसने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत ले ली थी। अब तो मैं तुम्हें घर बताऊंगा, डोंट वरी। तुमने जो कुछ मेरे लिए पहली मुलाकात में बखेड़ा खड़ा कर दिया है ना, उसे भी तो निभाना है। वह उसको कलाई से थामे गाड़ी में बिठा गया। वह रोती रह गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वह लॉक था। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। घर ना पहुंची तो उनको हार्ट अटैक भी आ जाएगा। उनका दिल काम नहीं करेगा, सांस रुक जाएगा। सांस रुकी तो मेरा क्या होगा? तुम तो एक अमीर आदमी हो, तुम्हारा क्या है? मेरा उनके अलावा कोई नहीं, डोंट वरी मेरी स्वीट हार्ट। वह भी उसी के अंदाज में बोल रहा था, जबकि नंदिनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। गाड़ी स्टार्ट होने पर अब गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। इसी तरह नंदिनी का दिल भी धड़क कर चल रहा था।
नंदिनी ने मुंह फेरते हुए अरविंद की तरफ देखा, जिनकी नज़रें विंडो स्क्रीन पर जमी हुई थी और मजबूत हाथों की मसल्स बाहर को उभरी हुई थी, जिनकी पकड़ स्टीयरिंग पर जमी हुई थी, जैसे वह आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। प्लीज़ गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मेरे पापा मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। वह बूढ़े हो गए हैं, मैं और मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है। तुम यहीं गाड़ी रोक दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? वह बार बार धमकी देने वाले अंदाज में बोली, जबकि अरविंद ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गाड़ी एक झटके से हवेली के अंदर दाखिल हुई। उस पर नंदिनी को लगा उसके पूरे जिस्म से आत्मा निकल गई हो। वह एक अनजान आदमी के साथ उसकी हवेली पहुंच गई थी। वह भी इतनी बड़ी हवेली जिसे देखकर नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पापा के पास जाना है। वह अब बच्चों की तरह रोती डरने लगी थी। वह तो एक छोटा सा मजाक कर रही थी, लेकिन यह आदमी उसके मजाक को कैसे सच में बदलने वाला था, ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। डार्लिंग, अंदर चलते हैं, वहीं चलकर बात करते हैं। जो तुमने रायता फैलाया है ना मेरी दीदी के सामने, अब उसको समेटोगी भी, समझी तुम? चलो मेरे साथ। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए दूसरी तरफ आते नंदिनी को गाड़ी से बाहर निकाला। देखो देखो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। जो भी तुम्हारे पैसे लगे ना हॉस्पिटल में, वह भी देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे कुछ मत करो। वह अब रोनी सी शक्ल बनाकर रोई जा रही थी। सिर्फ अंदर जाकर सच बताना है, समझी तुम? उसके बाद तुम जा सकती हो। अरविंद ने उसकी बात काटते हुए अपनी बात गुस्से से कही थी। 1 मिनट। वह उसको कलाई से थामे अंदर ले जा रहा था। नंदिनी ने अपने कदम फिर से रोक दिए। अगर मैं अंदर जाकर सब कुछ सच बताऊंगी तो कोई मुझे कुछ कहेगा तो नहीं? मतलब कोई मारेगा तो नहीं ना? वह फिर से डरते हुए बोली, तुमने सच कहना है, उसके बाद जो होगा वो बाद में देखेंगे। मेरी जिंदगी में पहली मुलाकात में ही तुमने उलट पुलट कर रख दिया है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। कमरा साइड में है। उसका हाथ थामे अंदर को बढ़ा। उसी पल नंदिनी को एक जोरदार चक्कर आया। वह वहीं गिरते गिरते बेहोश हो गई। अरे लड़की, उठो उठो, आंखें खोलो। अरविंद के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। अब वह ना अंदर जाने की कंडीशन में रहा और ना बाहर जाने की। अरे किधर फंस गया हूँ? उसे महसूस हुआ कि शायद अंदर से कोई बाहर आ रहा है। वह जल्दी नंदिनी को अपनी बाहों में उठाता नौकरों के क्वार्टर की तरफ बढ़ा और वहाँ एक खाली रूम में उसे लिटा दिया, जहाँ फिलहाल कोई भी नहीं था। वह उसे एक नॉर्मल बेड पर लिटाया था। पीछे जाता इसे होश में लाना होगा, वरना मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वह यही सोचता कमरे से बाहर निकला कि उसी पल नंदिनी ने अपनी आंखें खोली। इधर मिस्टर सुखदेव कब से दरवाजे पर खड़े थे और अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। वह भी जो उनके जीने की वजह थी, उनकी पूरी दुनिया थी, जो उनकी सगी बेटी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें सगी बेटी से भी बढ़कर प्यारी थी। नंदिनी, जो उस टाइम कॉलेज में पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, हमेशा वक्त पर पहुंच जाया करती थी। आज पापा को बताकर गई थी कि वापस लेट आएगी। उसे मार्केट से कुछ किताबें लानी थी। अब तो शाम होने वाली थी। उन्होंने नंदिनी के नंबर पर कॉल की जो बंद जा रहा था। अब वह जरूर बहुत परेशान रहे होंगे। जबकि दूसरी तरफ अरविंद हाउस में तूफान मचा हुआ था। अरविंद के खुफिया शादी की खबर पूरे हवेली में फैल गई थी और ममता दीदी गुस्से में थी। उनके लिए अरविंद उनके बेटे जैसा था। माँ बाप तो सर पर नहीं थे, लेकिन वह अपनी दीदी के साथ ही रहता था। उनके साथ उसके पापा के दोस्त की फैमिली भी उसी के हवेली में उनके साथ ही रहते थे। उनकी बेटी आशा थी, जबकि आशा और अरविंद की उम्र में 10 साल का फर्क था। इधर ममता की उम्र भी 30 साल की थी और बहुत खूबसूरत और कंवारी औरत थी, जिन्होंने अरविंद के लिए शादी तक नहीं की थी। और आज वह बहुत परेशान हुई थी जब उन्हें ये पता लगा था कि उनके बेटे जैसे भाई ने चुप कर शादी कर ली। तब से अभी तक वह गुस्से में थी। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनका भाई उनसे छुप कर ये काम करेगा, जबकि वह तो उसकी खुशियाँ ही चाहती थी। उन्होंने ही तो उसे हर बार कहा था वह शादी कर ले, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया था। लेकिन क्या ये सब एक ड्रामा था? ममता अभी भी बैठे सोच में डूबी हुई थी, जबकि मोहनलाल उनकी पत्नी भी वहीं बैठे अरविंद का इंतजार कर रहे थे। वही एक तरफ खड़ी आशा बिल्कुल गुमसुम सी थी। कहाँ तो अरविंद से शादी के सपने देख रही थी, कहाँ एकदम से उसे ये सब सुनने को मिल गया था। बेटा, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अरविंद ने कोई शादी नहीं की होगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं अंकल जी? मैंने खुद से उसे देखा, उस लड़की के साथ अस्पताल में था और नर्स उन दोनों को हस्बैंड वाइफ कह रही थी। मेरा भाई चुप था। इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ तक कि उस लड़की ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि अरविंद उसका पति है? आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो।
ममता ने अपने दिमाग की नसों को फटता हुआ महसूस किया। मोहनलाल ने अपनी पत्नी गुलाबी देवी की तरफ इशारा किया। वे ममता को संभाले, उसके लिए इतनी टेंशन लेना सही बात नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अरविंद को माफ़ नहीं करूँगी, किसी हाल में भी नहीं। उसने मेरा दिल दुखाया है। गुलाबी देवी ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया तो वह रोनी आवाज़ में बोली, मत करना माफ़, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ममता बेटी, दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल दो, पानी पियो। गुलाबी देवी ने उसे ज़बरदस्ती पानी का गिलास थमाया, जिसे ममता ने 2 घूंट भरकर छोड़ दिया। वह काफ़ी देर से अरविंद का वेट कर रही थी, लेकिन अरविंद का कुछ पता ही नहीं था। वह आता तो हर बात ही क्लियर हो जाती। उसके आने तक सभी बिल्कुल चुप थे। इधर अरविंद पानी का जग और गिलास लिए अंदर आया तो बिस्तर को खाली पाया। उस पल अरविंद के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। उसने गिलास का जग एक तरफ रखते पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उसे नंदिनी कहीं भी नहीं मिली। अब वो बाहर निकलता सब तरफ उसे ढूंढने लगा, जो उसे बेवकूफ़ बनाकर खुद गायब हो गई थी। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, याद रखना। वह दांत पीसता बाहर चौकीदार के पास आया और उससे पूछने लगा, लेकिन चौकीदार ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं अरविंद साहब। वह और ज़्यादा परेशान हुआ। वह अपना होंठ गुस्से में अंदर की तरफ चबा गया, जहाँ एक अदालत पहले ही लगी हुई थी। उस अदालत में वहाँ जाता वह मुजरिम बनकर खड़ा हो गया। अंकल जी, इसे कहो कि ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मुझे अभी इतने टाइम इसका चेहरा भी नहीं देखना। वह जो अपनी बहन को अपनी सफाई देने के लिए खड़ा था। बहन की ये बात सुनते वह बिल्कुल सुन हुआ था। मतलब मुझे एक बार भी अपनी सफाई का मौका नहीं दिया जाएगा। वह चुपचाप अपनी बहन को देखता चला गया, जिसने उसे बच्चों की तरह पाला था और आज कैसे मुंह मोड़ लिया। जो कुछ भी उसने अस्पताल में देखा वह उसे ही सच मान चुकी थी। ऐसा क्यों किया अरविंद तुमने? क्यों माँ जैसी दीदी को दुख दिया, जो तुम्हारे खातिर उसने शादी तक नहीं की, ताकि मेरे भाई को कोई पागल ना बना सके? गुलाबी देवी ने अरविंद को बड़ी नाराज नज़रों से देखते कहा, जबकि ममता के साथ साथ आशा की आंखें भी भीग गई थी। उसे भी तो अरविंद से ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज़ अंकल, उसे कहो यहाँ से चला जाए। ममता ने आंसू पोंछते गुस्से से कहा तो वह अपने कदम पीछे हटा गया और फिर पीछे होता वह हवेली से बाहर निकल गया। वह बहुत परेशान था, जबकि यही हाल ममता का भी तो था। दोनों भाई बहन अपनी अपनी जगह बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। कहाँ रह गई थी नंदिनी बेटा? कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। सुखदेव साहब ने गहरी सांस भरते अपनी बेटी को देखकर बोले थे, बस पापा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वह किस तरह उस हवेली से बचकर निकली थी वही जानती थी, या उसके भगवान, वरना कुछ भी हो सकता था। क्या पता वह अमीर का औलाद मुझे कैद ही कर देता तो क्या करती? कैसे एक्सीडेंट हुआ? ज़्यादा चोट तो नहीं आई बेटी? सुखदेव ये सब देखकर बहुत परेशान हुए थे। जी पापा, मैं ठीक हूँ। अब ये देखिए, पट्टी भी तो करवा ली है और इंजेक्शन भी लगवा लिया है। जिसकी गाड़ी से टकराई थी, भगवान भला करे उस आदमी का, वरना इस जमाने में कहाँ कोई किसी की मदद करता है। बस एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। कोई बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान लग रहा था। उस आदमी को बहुत सारी दुआएं दे रहा था और नंदिनी ख्यालों ख्यालों में ही सोच रही थी, उस आदमी का तो इस वक्त बहुत बुरा हाल हो रहा होगा। मैं उसके सामने होती तो मेरा गला ही दबा देता। नंदिनी बेकाबू कांप कर रह गई थी। वह सारी रात सड़कों पर खाक छानता रहा। रात के 2 बजे घर आया और सीधा अपने कमरे की तरफ पड़ गया। उस एक लड़की ने उसकी ज़िंदगी को बुरी तरह तहस नहस कर दिया था और गायब ऐसे हो गई जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन वह भी दिल में पक्का इरादा कर चुका था, जब भी वह लड़की दिखाई देगी वह उसे छोड़ेगा नहीं, बदला लेकर ही रहेगा। पर उसे ढूंढे कैसे, ये एक सवाल था। पर यह नहीं जानता था कि उस लड़की को ढूंढे कहाँ, क्योंकि सुबह नाश्ते के टेबल पर ममता दीदी ने साफ शब्दों में अरविंद को अपना फैसला सुनाया कि वह अपनी पत्नी को घर लेकर आए और उसे उसकी जगह दे, जिस पर वह बुरी तरह से गुस्सा हुआ था। मैं उसे कैसे ला सकता हूँ दीदी? एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे नाराज हो, तुम्हारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मैंने उस लड़की की आंखों में सच्चाई देखी है। दीदी, उस लड़की की आंखों में सच्चाई देख लिया तुमने, पर भाई की आंखों पर नहीं देख रही। वह शिकायत कर बैठा। देखना चाहती हूँ अरविंद, लेकिन कल जो देखा उसके बाद अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और कोई भी लड़की जितनी मर्जी झूठी हो, अपनी औलाद को लेकर झूठ नहीं बोल सकती, और उसकी बातें कल मैं पूरी सुन चुकी हूँ। ठीक होगा, उसे इस हवेली लेकर आओ और उसकी जगह उसे ज़रूर दो, उसके बाद ही अगली बात होगी। वह डाइनिंग टेबल से उठ खड़ी हुई। अब कहाँ ढूंढूं उस मैडम को? उफ, कहाँ फंस गया हूँ, भगवान मेरी रक्षा कर। गाड़ी लिए निकलने लगा कि अचानक आशा ने उसका रास्ता रोक लिया।
उसकी आंखें भीग गई थी और ढेरों शिकायत थी। आपने शादी कर ली अरविंद, और मेरे बारे में सोचा भी नहीं। अरविंद उसकी बात सुनता बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ था। क्या मतलब, क्या सोचना चाहिए था मुझे? वह अपना मुंह फेर गई। अरविंद, क्या मैं आपको दिखाई नहीं देती? मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? वह गहरी सांस भरते बोली। तो अरविंद पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा था। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? इतने मासूम ना बनो। तुमसे प्यार करती हूँ, पर आपने मुझे छोड़कर कैसे किसी और लड़की से शादी कर ली? आशा, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बहन के साथ और एक बहन की निगाह से देखता आया हूँ, और तुम मुझे मेरी बहन जैसी लगती हो। तुम कहाँ पहुँच गई हो? और मेरी शादी अपने दिमाग से निकाल दो। अगर इस बात को 1 मिनट के लिए साइड पर भी कर दिया तो भी मैं तुमसे शादी न करता। मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा, ना ही कभी शादी का ख्याल दिल में आया है। तुम मेरे लिए एक छोटी बहन की तरह हो। मोटे मोटे आंसू लिए वहीं खड़ी रह गई। वह अपना होंठ भींचे अंदर गाड़ी में बैठ गया। लेकिन अरविंद, मैं तो तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ। ये आवाज़ सुनी तो अरविंद के कदम वहीं रुके थे। अरविंद 2 कदम पीछे हटा। बहन, ये तो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं, इसलिए रास्ते से हटो, एक मिशन पर जाना है। वह उसकी बात को मजाक में उड़ाता गाड़ी में बैठने लगा। आप मुझे यूं रिजेक्ट नहीं कर सकते। अरविंद गुस्से भरी अंदाज में चिल्लाया था। आशा, स्टॉप राइट नाउ, अब ये ज़्यादा हो रहा है। वह माथे पर बल डाले बोला और गाड़ी को मेन गेट से निकालता बाहर ले गया, जबकि आशा वहीं खड़ी रोती रह गई। आज उसका दूसरा दिन था। उसके पाँव में अब काफ़ी हद तक आराम आ गया था। आज वे कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अपने पापा का आशीर्वाद लेते हुए घर से बाहर निकली। अगले ही पल वहीं रुक गई। सामने बड़ी गाड़ी में उसे अरविंद दिखाई दिया। हे भगवान, ये मेरा पीछा करता यहाँ भी पहुँच गया है। इससे पहले कि वह नज़र बचाकर भागती, अरविंद की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। वह एक पल की देरी किए बिना ही वह उस तक पहुँचा था और उसको कलाई से थामे सीधा गाड़ी में लाता पैसेंजर सीट पर बिठा गया था। कई दिन हो गए हैं मेरी दीदी मुझसे बात तक नहीं कर रही। कितने मुश्किल से वह यहाँ तक पहुँचा था, क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था कि उसकी बहन की एक दोस्त है जिसका नाम नंदिनी है और वह उसी मोहल्ले में रहती है। हो सकता है ये वही नंदिनी हो जिसे अरविंद ढूंढ रहा है। वह यहाँ तक पहुँच तो गया था, लेकिन उसे फिर ढूंढ नहीं पाया और अब मायूस होकर वापस लौट रहा था कि उसे नंदिनी दिखाई दी। अब तो वह किसी हाल में उसे छोड़ने वाला नहीं था। क्या चाहते हो मुझसे? कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने कहा ना तुमसे, वो एक छोटा सा मजाक था। तुमने मुझे इंजेक्शन लगवाया था, मैंने उसी का बदला तुमसे लिया था। वह उससे बोलती उस पर चिल्लाई थी। वह मजाक अब सच साबित होगा, समझी तुम? हम कोर्ट में शादी करेंगे, अभी इसी वक्त। क्या मतलब? तुम पागल हो गए हो? मैं क्यों करूँगी कोर्ट में शादी? मेरे पापा, उनका क्या होगा? वह बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। और तुम्हारी वजह से मेरे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, दीदी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही। बता बता कर थक चुका हूँ। नहीं कि मैंने कोई शादी नहीं की, उन्हें अपने भाई पर विश्वास नहीं। तुम जैसी झूठी लड़की पर विश्वास करके बैठी हैं और वे चाहती हैं अब तुम्हें हवेली लेकर आऊँ और तुम्हें तुम्हारी जगह दूँ। अब मैं वही करने वाला हूँ। अरविंद ने उसे आराम से समझाया, जबकि आंखों में अभी भी चिंगारी जल रही थी। प्लीज़, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं नहीं करूँगी आपसे कोर्ट में शादी। क्यों करूँ भला? मैं आपको जानती तक नहीं, आप मुझ पर धौंस जमा रहे हैं। वह अपना होंठ अंदर तक दबाती बोली। उसे कभी तुम कह रही थी तो कभी आप। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोले जा रही थी। ये सब कल दीदी के सामने बकवास करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। अब तो इन सब बातों का कोई मतलब भी नहीं। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अरविंद के अंदाज पर नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए थे। मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने आपसे शादी कर ली है। वह अब मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी। फिर तो मुझे भी सांस नहीं आ रही। मेरी दीदी को पता चला मैं बाप बनने वाला हूँ तो बड़ी अमेजिंग। मुझे भी तो पता नहीं था। उसे गहरी निगाहों से देखता बोला। गाड़ी कोर्ट के बाहर खड़ी थी। नंदिनी के रोंगटे खड़े हुए। प्लीज़, मैं आपकी दीदी के पास चलकर सारी सच्चाई बता देती हूँ। आप ये सब ना करें। एक मौका दिया था, मैंने बोला था सब कुछ सच बता दो, उसी दिन तुम्हारी जान छूट जाती। लेकिन अब सब कुछ तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा और मैं तो भुगत ही रहा हूँ। वो ये कहते गाड़ी से नीचे उतरता। दूसरी तरफ आते उसे भी उतारा। प्लीज़, अब एक बार मेरी बात सुन लो। आप समझदार और शरीफ लगते हो। आपको पता होना चाहिए बिना पिता के कन्यादान नहीं होता। उसे रोकना चाह रही थी। अच्छा, वह उसका बैग लेता, उसमें से उस आईडी कार्ड को निकाल कर देखने लगा। 20 साल की होने वाली हो, मतलब बालिग हो, तो शादी कर सकती हो। वकील यहाँ मौजूद है। तुम्हें किसी कन्यादान की ज़रूरत नहीं। वैसे भी ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है।
मैंने तुम्हें सच में कोई पत्नी नहीं बनानी, सिर्फ 1 महीने का खेल होगा, उसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। वह सारी प्लानिंग करके बैठा था। क्या मतलब, तुम मुझसे झूठी शादी करोगे? वह उसका कलाई खींचकर अपनी तरफ मोड़ गया। एक पल को दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। वह उसकी ब्राउन आंखें देखते एक पल को अरविंद की हार्ट बीट मिस हुई। तो ये भी इसलिए कर रहा हूँ, कुछ महीनों में, शायद कुछ दिनों में मैं दीदी को विश्वास दिला दूंगा कि वो मुझे माफ़ कर सके, या कुछ भी करके सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे दीदी की बात माननी है, क्योंकि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर मैं उनसे कहूँ कि मैंने ये सब मजाक किया था, नंदिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, पहले शायद कर लेती, लेकिन अब नहीं करेंगी। और उनके राजी होने की एक और भी शर्त है कि तुम्हें हवेली में लेकर जाऊं। बिना शादी के कैसे तुम्हें लेकर जा सकता हूं और अपने साथ रख सकता हूं? भले पेपर मैरिज हो, लेकिन करना तो होगा ना। इसलिए दिमाग में ज़्यादा फालतू सोच मत पैदा करना। मैं दीदी को मना लूँ, फिर तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। अपना कहता हुआ अपने पहने हुए कोट में अपना हाथ घुसाया था। अगर मैं शादी से मना कर दूँ तो क्या कर लोगे? वह कुछ सोचते हुए बोली। तुम्हारे पापा को इस गलती का भुगतान करना पड़ेगा। वह भी दो टूक अंदाज में बोला। अगर तुमने मेरे पापा की तरफ देखा भी ना तो आंखें निकाल कर गोटियाँ खेल लूँगी, समझे? वह माथे पर बल डाले धीमी आवाज़ में उसे धमकाने लगी। वह तो उसकी अदा पर मर मिटा था। उसे देखकर कहने लगा, अच्छा सुनो, मैं तैयार हूँ प्लीज़ शादी के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह दिल ही दिल में कुछ सोचती बोली, डोंट वरी, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, इस वहम में बिल्कुल मत जीना। वह उसकी शर्त समझते बोला, वह तो मैं आने भी नहीं दूंगा, शर्त कुछ और है। वो उसको घूरते हुए देखता चौंका। अरविंद, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। वह अगर तुम दे सकते हो तो मैं पेपर मैरिज के लिए तैयार हूँ। वह पल में फैसला ले गई और अरविंद, जो उसे एक अलग सी खास लड़की समझ रहा था, उस पल वह अपनी सोच पर मुस्कुराया। हर लड़की एक जैसी होती है, पैसों की भूखी। ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन याद रखना, जैसे मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। ये मैरिज सिर्फ 3 महीने के लिए होगी, लेकिन उम्मीद है इससे पहले ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह भी उसकी बात जल्दी मान गई, शादी के लिए राजी हो गई। नंदिनी अरविंद ने कोर्ट मैरिज की और फिर मंदिर में जाकर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। वह दिल पर पत्थर रखकर पूरे रस्म निभा चुकी थी। सब दिखावा है, सिर्फ 3 महीने के लिए अपने पिता के लिए कठिन कदम उठा गई थी। शादी पूरी हुई, आप दोनों आज से एक दूसरे के पति पत्नी हो। पंडित जी की बात पर नंदिनी तीखा सा मुस्कुराई थी। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद वे दोनों बाहर निकल आए थे। कोर्ट मैरिज के सारे कागज अरविंद के हाथों में था। अब मुझे क्या करना होगा? अब तुम मेरे घर चलोगी और 3 महीने तक वहीं रहोगी मेरे साथ। पापा को क्या बताऊंगी? वे अपने होंठ दांतों तले दबा गई। तुम्हारे पापा के पास शाम को चलेंगे और प्लीज़ उन्हें पैसों का और ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ भी मत बताना। उनको ये सब ना पता चले। वे जल्दी बोली तो अरविंद चौंका। तुमने 30 लाख का क्या करना है? वह भी इस बार थोड़ा उलझा था। ये आपकी समस्या नहीं है, आप अपने काम से काम रखो, मैं अपना काम देख लूँगी। वो बहुत गुस्से में बोली थी तो अरविंद उससे घूर कर रह गया। वह जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, सामने ही ममता दीदी खड़ी थी। नंदिनी को अरविंद के साथ अंदर आता देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और प्यार भरी मुस्कान से नंदिनी को वेलकम किया, अपने घर में स्वागत किया। प्यारी सी दुल्हन वह उसे देखते ही गले लगाकर बोली, जबकि नंदिनी और अरविंद बस देखते ही रह गए। इस घर में अब तुम्हें वही जगह मिलेगी जिसकी तुम असली हकदार हो, और हाँ, हमारे आने वाले वारिस की तुम्हें पूरी ख्याल रखनी होगी। यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होगी। और अरविंद, तुम रात को रिसेप्शन का बंदोबस्त करो। मैं चाहती हूँ सबको पता चल जाए मेरे अरविंद की शादी हो चुकी है। वह अरविंद को भी प्यार से देखते बोली, दीदी ये ज़रूरी तो नहीं? ज़रूरी है अरविंद, मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी, बताया है। सारे इंतजाम सतीश अंकल देख लेंगे, बस तुम एक बार चेक कर लेना। गुलाबी आंटी नंदिनी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप देख लेना। वे अरविंद से प्यार भरे शब्दों में बोलते, फिर गुलाबी देवी से नरमी से बोली और मोबाइल पर आई कॉल अटेंड करती एक तरफ हो गई। अरविंद, नंदिनी को रूम में ले जाओ, रेस्ट करो, दिन को खाने पर मुलाकात होगी। वह कॉल पर बात करते करते बाहर निकल गई। मैं आपके रूम में? लेकिन क्यों? वह बिल्कुल सकपकाई थी। इससे पहले कि उसकी हरकतें किसी और को मालूम पड़ती, अरविंद उसे कलाई से थामे सीढ़ियाँ चढ़ाता रूम में लाता। दरवाज़ा लॉक कर गया। नंदिनी के तो रोंगटे खड़े हो गए। दरवाज़ा क्यों लॉक किया? उसका घबराया सा रूप देखते अरविंद को शरारत करने को दिल चाहा। अभी तो आई थी ऊँट पहाड़ के नीचे,
अब ये मेरे काबू में, जितना उसने मुझे सताया अब थोड़ा अरविंद भी सता लेगा तो क्या ही हो जाएगा, वही तो बताने वाला हूँ। अरविंद अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा तो नंदिनी के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। वह बेकाबू अपने 2 कदम पीछे ले जाने लगी थी, आंखों में आश्चर्य फनता। देखो, आपने कहा था ना आप मेरे करीब बिल्कुल नहीं आओगे, तो अब आपको क्या हुआ? वह उंगली उठाते उसे वार्निंग कर रही थी। ये शादी से पहले कहा था, शादी के बाद तो पूरा हक रखता हूँ तुम पर। वह अपनी शर्ट का आखिरी बटन भी खोल गया। नंदिनी का सांस सीने में ही अटक गया था। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है हमारी, हकीकत में कोई शादी नहीं हुई है और ना ही कोई संबंध होगा। शादी असली था स्वीट हार्ट। वह उसके पास आता, उसे दीवार के साथ चिपका कर बोला, और मैंने इस शादी के लिए तुम पर 30 लाख रुपए देने का वादा किया है। उसकी वसूली तो बनती है ना। वह एक हाथ दीवार पर रखकर उसे गहरी निगाहों से देखते बोल रहा था, मैं इतने पैसे भी खर्च करूं और मैं अपने कर्तव्य को ना निभाऊं? वह दूसरा हाथ उसकी कमर को जोर से पकड़ते उसे अपने सीने से लगा लिया था और वह बिल्कुल सांस रोके खड़ी उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। दोनों उस पल एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच की भी दूरी नहीं थी, जो अरविंद ने उसे बिल्कुल अपने होठों से चिपका रखा था। नंदिनी सांस लो, उसे एकदम एहसास जागा कि नंदिनी सांस नहीं ले पा रही। वह घबराया था। नंदिनी की आंखों से चुप से आंसू बह निकले थे। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मजाक कर रहा था, सीरियसली। सांस लो, उसका चेहरा दोनों हाथों में था। मैं घबरा कर बोला। नंदिनी ने सांस लेना चाहा, लेकिन उसे सांस नहीं आ रही थी। नंदिनी, जल्दी से सांस लो। वह उसके चेहरे के बिल्कुल करीब चेहरा करके वो बेबसी से बोला। यूं महसूस हो रहा था जैसे एक दीवाना अपनी महबूबा से जिंदा रहने की भीख मांग रहा हो। नंदिनी सिर्फ अपना हाथ ही हिला सकी थी। अरविंद के बातों ने उसके व्यवहार से इस तरह डर में हो गई थी कि उसकी सांस खुद ही रुक गया था। अब सांस लेने में उसे दुश्वारी हो रही थी। अरविंद ने बिना देर किए उसके होंठों को अपनी होंठों के बीच में लेता। उस पल दोनों के दिल की हार्ट बीट एकदम तेज हुई थी। अरविंद ने अपने होंठ से उसके नरम होंठों को मसला तो नंदिनी के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। उसने झुरझुरी लेते सांस भरना चाहा तो अरविंद आंखें मीचे उसे अपनी सांस देता चला गया। नंदिनी उसकी पकड़ में बिल्कुल सुन खड़ी थी। उसकी मनमानी बढ़ती जा रही थी। उसके अंदाज में पल पल प्यार उमड़ती जा रही थी। वह सांस देने के साथ साथ वह अपनी सांसें भी चुरा रहा था। नंदिनी ने एकदम बुरी तरह से झुरझुरी ली और उसके सीने पर हथेलियां रखते उसे पीछे हटाना चाहा तो वह और ज्यादा उसके होंठों पर कब्जा कर गया। उसकी अपनी सांसें चालू हुई तो वह उसके होंठों को और जोर से अपने होंठों में पकड़ लिया। नंदिनी की सिसकी तेज हुई तो वह अपनी आंखें एकदम खोलता जरा सा पीछे हटा, उसे देखने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था, जैसे पूरे जिस्म का खून चेहरे पर सिमट आया हो। वह एकदम झटके से पीछे हुआ तो उसे खुद समझ नहीं आया कि अचानक उसके साथ ये क्या हो गया था। वह क्यों बेकाबू हुआ था। अपने होंठ पर दोनों गीला गीला महसूस करते गहरी सांस भर रहे थे। अरविंद उसके होंठों पर अपनी दी गई मोहर देखता फिर से बेकाबू होने लगा। पहली बार होठों का जाम पिया था, इतना सुरूर चढ़ा कि उसको आस पास का होश ही न रहा। यू चीटर, झूठ बोला तुमने। वह अब उसके पास आती उसके सीने पर अपने छोटे हाथों से मुक्के बरसा गई। आपने कहा था तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और आपने वादा तोड़ दिया है। वह रो रही थी। 1 मिनट यार। उसकी दोनों कलाइयाँ नरमी से थामे उसको अपने और करीब कर लिया। मैं पास नहीं आया, सिर्फ तुम्हें सांस दे रहा था। तुम अपनी सांसें रोक कर बैठी हुई थी। बहुत धीमी आवाज में अपनी सफाई दे रहा था। ऐसे भला कौन सांस देता है? आपने मेरे होठों का क्या हाल कर दिया है। बस खून ही नहीं निकला, इतनी जोर से दर्द हो रहा है। वे अपने होठों की तरफ इशारा करते बोली, जिसकी सारी लाली अरविंद ने चुराकर अपने रंग उस पर चढ़ा दिया था। पहले तो सांसें ही छोड़ी थी, फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक बेखुदी सी छा गई और वह बेखुदी अभी भी महसूस हो रही है। दिल कर रहा है एक बार फिर से उन होठों की लाली चुरा लूं। वह जरा सा उसके चेहरे पर झुकता अंगार भरे शब्दों में बोला कि एकदम वो पीछे हटी। खबरदार जो दोबारा इस तरह मेरे पास आए, मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। मैं चिल्लाकर सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। एक पल में सब कुछ खत्म कर दूंगी। वह उंगली उठाते उसे वार्निंग कर रही थी, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। मैं खुद भी नहीं जानता मैं कब तुम्हारे नज़दीक चला गया था, पर एक बात तय थी, ये लड़की उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। रात को रिसेप्शन हुआ।
बड़ी धूमधाम से दिन को खाने पर सब इकट्ठे नहीं हो सके थे। नंदिनी की इच्छा पर नंदिनी को लेकर उसके पिता के घर आया था, उनके सामने अपनी मोहब्बत की झूठी कहानी बनाकर अपने रिश्ते को एक्सपोज कर सके। सुखदेव तो एकदम बिल्कुल सुन्न होते चले गए। उन्हें यकीन नहीं आया कि उनकी बेटी इस तरह भी कोई कदम उठा सकती है। ऐसा क्यों किया नंदिनी? मैं जिंदा था ना अभी, मुझे बता दिया होता, मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा देता। वह दुखी अंदाज में बोले, माफ़ कर दो। वह रोती अंदाज में बोली, मुझे माफ़ कर दो पापा, बस इतना ही बोल पाई थी। अंकल, गलती नंदिनी की नहीं, मैंने ही इसे मजबूर किया था और माफ़ी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। वह जल्दी बोला तो सुखदेव ने एक नज़र उसे सामने खड़े नौजवान को देखा। मुझे नहीं पता मेरी बेटी को आपकी कौन सी अदा भा गई, लेकिन अगर उसने आपको चुना है तो ज़रूर कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होगी। वे गरीब और मजबूत पिता थे, हार्ट पेशेंट थे, दिल के तकलीफ ने उन्हें पूरा निढाल कर दिया था और वे गोद ली हुई बच्ची थी, उनकी पत्नी की दोस्त की बेटी, जिसने अपने मरने से पहले ही अपनी बेटी को अपनी पत्नी राधा को सौंप दी थी। वह नहीं जानते थे उस बच्ची का बाप कौन है, सिवाय उसके नाम के जो आज भी उसके स्कूलों में लिखा जाता है। सुखदेव ने उसकी परवरिश की थी, उसको कभी ये एहसास न होने दिया कि वह उसके सगे पिता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नंदिनी ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। वह अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे बस अरविंद के साथ आना पड़ा। तुम्हारे पापा को भी हवेली ले आएंगे। वह न जाने क्यों उसको यूं उदास ना देख सका। आपने मुझे 30 लाख देने का वादा किया था। वह उसकी बातों को नज़रअंदाज करती बड़ी गंभीरता से उसे देखकर पूछने लगी। अरविंद ने एक पल को अपने होंठ को भींचे और उसे देखा। वादा नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। वो मिल जाएंगे आज रिसेप्शन के बाद, पर मुझे अभी चाहिए। वो थोड़ा ज़िद्दी में बोली। क्यों, क्या करने हैं आपने? वह फिर से वही सवाल पूछ बैठा। ये आपको मैं क्यों बताऊं? आप बस दे दो मुझे 30 लाख। वो माथे पर बल डाले बोला। अरविंद ने अपने वकील को फ़ोन किया और उसे 30 लाख अरेंज करने को कहा। उम्मीद करता हूँ कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करोगी इन पैसों से। उसकी बात पर नंदिनी ने नाक से मक्खी उड़ाई। डॉक्टर साहब, ये पूरे 30 लाख हैं। मैं कल अपने पापा को हॉस्पिटल लाऊंगी। आप प्लीज़ उनका इलाज शुरू कर दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे पापा वापस पहले जैसे चाहिए। वह रोती शब्दों में बोली। डोंट वरी बेटा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। डॉक्टर साहब ने उसे तसल्ली दी। बस ख्याल रखना उन्हें पता न चले। इन पैसों का आप खुद से ये सब हैंडल कीजिएगा। वह आंसू पोंछते बोली तो वह उसकी तसल्ली के लिए हाँ में सर हिला गई। अस्पताल से बाहर निकली तो सामने ही अरविंद खड़ा था। उसे देखते हुए बिल्कुल चुप हुई। उसका दिल भी बुरी तरह से धड़कने लगा। क्या ये मेरा पीछा कर रहा था? वह दांत पर दांत जमाए सोचती उसके पास चली आई। आप यहाँ क्यों आए? यही सवाल आपसे करूँ तो? वह बिल्कुल स्टॉप अंदाज में बोला था। मैं जहाँ भी जाऊँ आप कौन होते हैं पूछने वाले? माथे पर बल डाले बोल पड़ी। तुम्हारा पति हूँ, दो टूक जवाब आया, वह भी सिर्फ 3 महीने का। वह भी सर झटकती पलटी कि अगले ही पल अरविंद ने उसे कलाई से थामे अपनी तरफ खींचते गाड़ी की फ्रंट सीट पर पटका था और खुद ड्राइव सीट पर आया। ये क्या बदतमीजी है? आप बार बार मुझे खींचते क्यों रहते हैं? जब देखो कलाई पकड़ लेते हैं, जब देखो खींचते हैं, कभी इधर पटकते हैं, कभी उधर पटकते हैं। इंसान हूँ मैं, कोई खिलौना नहीं हूँ। वह गुस्से में जो मुंह में आया बोलती चली गई। वह गाड़ी की स्पीड नॉर्मल रखे उसके तरफ देखने लगा। पहली बात, शादी चाहे 3 महीने का हो पर पति सारी जिंदगी का हो, वह सिर्फ पति ही तो होता है। दूसरी बात, जब मेरी बात नहीं मानोगी या मुझे गुस्सा दिलाओगी इसी तरह खींचूंगा। अब तो ज़्यादा अच्छे से खींच सकता हूँ, क्योंकि अब तो मैंने तुम्हें पूरे 30 लाख रुपए भी दे दिए हैं। और आखिरी बात, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे होठों पर किस किया था, जिससे तुम बुरी तरह से बौखला गई थी। इसके अलावा मैंने अभी तक तुम्हें छुआ तक नहीं है। तो उठाकर इधर उधर पटकने की बात तो सरासर एक इल्ज़ाम है मुझ पर। बाकी इस इल्ज़ाम को मैं जल्दी ही सच साबित कर दूंगा। और उसकी हर बात की बारीकी से जवाब देता उसके रोंगटे खड़े कर गया। उसकी आखिरी बात पर तो नंदिनी की जुबान बिल्कुल चुप रह गई। मैं आखिरी बार कह रही हूँ मिस्टर अमीरजादे, शादी सिर्फ 3 महीने के लिए की थी ना, इसलिए मेरे पास भटकने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं मुंह नोच लूँगी तुम्हारा। वह जंगली बिल्ली की तरह उसे अपना बचपना दिखा गई, मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वैसे तुम्हारा ये जंगलीपन रात को देखूंगा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़ोरों से तलब हो रही है। रात को बहुत मज़ा आएगा। वह उसे और ज़्यादा तड़पा रहा था और वह और ज़्यादा गुस्सा खा रही थी। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं भी।
गाड़ी रोको। वह अब की बार थोड़ा डर गई थी। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? अभी एक्सीडेंट हो जाना था। वह उसका हाथ थामे पीछे हटा गया, जो स्टीयरिंग को घुमाने का काम कर रही थी। मैं बता रही हूँ, अगर जरा सा भी मुझे छुआ, मैं बहुत बुरा तुम्हारे साथ कर जाऊंगी। वह फिर धमकाने लगी। ओके, इस बार भी मुस्कुराता मान गया। आपको शर्म नहीं आती? मेरे पीछे आते हो? ममता ने मिस्टर विक्की को वहीं रोक दिया। विक्की एक 40 साल का बहुत ही समझदार आदमी था। उनकी पहली पत्नी की डेथ हुए 12 साल बीत गए थे। उनका एक छोटा सा बेटा था, जो शादी के कई साल बाद पैदा हुआ था। गगन 8 साल का था। वह अक्सर पिता के साथ बिजनेस मीटिंग में आया करता था। वहीं इस बच्चे की मुलाकात ममता से हुई थी और वे गगन को बहुत भा गई थी। गगन अपने पिता के पीछे पड़ गया कि उसे ममता आंटी के रूप में उसको माँ चाहिए। विक्की को भी ममता पसंद थी, लेकिन उनका बेटा यूं ममता का दीवाना हो जाएगा, उन्हें अंदाजा भी तो नहीं था। पत्नी की मृत्यु के 12 साल के बाद उनके दिल के जज्बात फिर से उभरे थे। कहते हैं मर्द 40 साल के बाद दोबारा जवान हो जाता है, और विक्की को यही लग रहा था। जवानी एक बार फिर उन पर मेहरबान हो रही थी। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, विक्की ने धीमे शब्दों में कहा। वह हमेशा कूल माइंडेड रहने वाला आदमी था। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए हटिए रास्ते से, वह गुस्से से बोली, जबकि ऊंची आवाज़ तो आज तक नहीं निकाल पाई थी। जितना भी गुस्सा होती, आज तक उसने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। गगन आपको याद कर रहा है, प्लीज़ इस छोटे से बच्चे के लिए सुन लीजिए। इस बार विक्की ने परेशानी से कहा तो ममता थम सी गई। क्या हुआ गगन को? उनके शब्दों में फिक्र दिखाई दे रही थी। कहीं बैठकर बात हो सकती है, वहाँ सामने होटल में। विक्की का शब्द अभी भी धीमा था। वह उनकी गाड़ी में जा बैठी। आपके लिए वो मुझसे लड़ रहा है कि मैं जानबूझकर आपको उससे नहीं मिलवाता। सही कह रहा है वह बच्चा। आप ही को पसंद नहीं आती कि वो मुझसे अटैच हो। फिर अब क्या समस्या है? तीखे अंदाज में बोली। पर अब मैं चाहता हूँ आप उससे अटैच हो जाएं। मेरा बेटा बहुत बुखार में है और आपको याद कर रहा है। मैं सब कुछ एक तरफ करते अपने बेटे के लिए आपको लेने आया हूँ। मालूम नहीं उसके दिल व दिमाग में क्या असर किया है आपने, कि वो बच्चा जिसे मैं 8 सालों से अकेले संभालते आया हूँ, वो मुझसे अब हैंडल ही नहीं हो रहा। तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़, विक्की ने बेबसी से कहा। तो ममता ने भी हथियार फेंक दिए। गगन उन्हें भी दिल जान से बहुत प्यारा था। चलिए मुझे गगन से मिलवा दीजिए, मुझे उसे देखना है, वह धीमे शब्दों में बोली। तो विक्की ने बड़ी खुशी होते हैरानी से उन्हें देखा और हाँ में सिर हिलाते गाड़ी स्टार्ट की। वह कब से ममता को कॉल पर कॉल मिला रहा था, लेकिन वह कॉल पिक नहीं कर रही थी। और फिर थोड़ी देर में उनका मैसेज आया कि उन्हें वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए वो उनकी फिक्र ना करे। अरविंद ने ममता दीदी को धन्यवाद कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ा था कि आशा ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। अरविंद प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो। आशा ने अरविंद का हाथ थाम लिया। अरविंद ने करंट खाता अपना हाथ पीछे किया। क्या बदतमीजी है, छू कर बात क्यों कर रही हो? वो माथे पर बल डाले बोला। तभी नंदिनी की निगाह उन दोनों पर पड़ी और उसके कदम बिल्कुल वहीं रुके थे। ये तो मैं जानती हूँ कि आप और नंदिनी का कोई संबंध नहीं आपस में, सब झूठ है। वह आपको खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती, तो बच्चा कहाँ से आ जाएगा? बकवास बंद करो अपनी, ये हमारे हस्बैंड वाइफ की समस्या है। वह दांत कपकपाते बोला। 9 महीने के बाद पता चलेगा, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आएगा ही नहीं। और जब ममता दीदी को आप दोनों की सच्चाई का पता चलेगा, जब क्या होगा? अपने जुबान को लगाम लगाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक शर्त पर। अंधेरे में फेंका गया तीर अब निशाने पर जा लगा था। उसने 2 दिन पहले ही नंदिनी और अरविंद की बात सुनी थी, जिसमें उसे आइडिया हो गया था कि उनका रिश्ता वैसा नहीं जैसा वो दिखा रहे हैं। अगर आप मुझसे शादी कर लें, विश्वास करो, मैं आपकी पत्नी होने के नाते हर वह सुख दूंगी जो नंदिनी आपको नहीं दे पा रही, और मैं खूबसूरती में नंदिनी से कम भी नहीं। अरविंद के गर्दन के आसपास अपनी बाहें जमाए बड़ी गंभीर शब्दों में बोली। अरविंद ने बड़ी मुश्किल से खुद पर सब्र किया, उसे पीछे धकेला। आज जो बकवास की है, आइंदा मेरे सामने ऐसी बात मत करना। तुम कभी भी नंदिनी की जगह नहीं ले सकती, समझी तुम? वह उसे गुस्से से देखता, वार्निंग करते अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। नंदिनी पहले ही इन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी और वहाँ से अंदर कमरे में जा चुकी थी। आप मेरी तरफ लौटेंगे अरविंद, जब उससे आपको पत्नी वाला कोई सुख नहीं मिलेगा, तो मैं जब तक तुम्हारा इंतजार करूँगी। वो बड़ी विश्वास के साथ उससे ये बातें कर रही थी। अरविंद कहने लगा, तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी अरविंद तुम्हारे तरफ नहीं आएगा।
मेरे लिए जो नंदिनी है वह तुम कभी नहीं बन सकती हो। वह उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करता अंदर दाखिल हुआ, जहाँ नंदिनी खड़ी उसे देख रही थी। अरविंद ने अपने होंठ भींचे, उसे नज़रअंदाज किया। उनकी शादी को आज महीना होने वाला था। नंदिनी के पिता का अस्पताल में अच्छा इलाज शुरू हो चुका था और जब से अरविंद को ये बात पता चली थी कि नंदिनी ने अपने सौतेले पिता के लिए उससे 30 लाख रुपए लिए थे और उनका इलाज करवा रही थी, इस बात ने अरविंद के दिल में उसकी इज्जत और बढ़ा दी थी। यही वजह थी कि वह दोबारा अपनी हद क्रॉस नहीं कर पाया था। आप गुस्से में हैं? वह उसके पास आई, जो गुस्से से अपनी वॉच उतारकर टेबल पर पटक गया था। नहीं, मैं तो खुशी के समंदर में दौड़ रहा हूँ, वह गुस्से से कहता। उसे दूर होने लगा कि नंदिनी ने उसका हाथ थाम लिया। अरविंद उसे हैरानी से देखने लगा। नंदिनी धीरे से चलते 2 कदम की दूरी भी मिटा गई थी, उसके बेहद नज़दीक हुई। वह मैं सोच रही थी, शादी तो हो गई है, क्यों ना अब वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देनी चाहिए और अपनी शादी निभा लेते हैं। नंदिनी के मुंह से ये सब सुनते ही अरविंद पर जैसे अजीब सा सिचुएशन सवार हुआ था। यही इच्छा अरविंद ने 1 महीने पहले उससे कही थी तो नंदिनी ने रद्द कर दी थी और आज नंदिनी खुद उसे ये ऑफ़र दे रही थी। उसने आगे बढ़कर नंदिनी का माथा चेक किया, बुखार भी नहीं था। दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा तुम्हारा? आर यू ओके? नंदिनी के लिए फिक्रमंद हुआ था तो नंदिनी ने घूरते हुए एक जोरदार मुक्का उसके पेट में मारा तो वो मुस्कुराकर रह गया। यार क्या कह रही हो? वो गुस्से वाले अंदाज में उसे घूरते बोला। वह क्या है ना, आपको इज्जत रास नहीं आती तो जो जुबान आपको समझ आती है अब उसी में बात करूंगी ना। वह कहते पलटी थी कि अरविंद ने खींचकर उसे अपने सीने से लगाया था। आज कितने दिनों के बाद उसने ये काम दोबारा किया था। नंदिनी का दिल धक धक कर रहा था। अब जब शादी निभाई है तो फिर नज़दीकी भी तो बनाऊंगा ना। वह एक हाथ उसके कमर के आसपास रखकर सहलाने लगा, दूसरे हाथों से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसे पीछे ले जाते बिस्तर पर पटक चुका था। नंदिनी ने सहमी निगाहों से उसके बॉडी वाले मसल्स को देखा, जो शर्ट उतार कर दूर उछाल कर फेंका था। वह बिना मौका दिए सीधा उस पर झुका था। क्या हो गया अरविंद? मुझे डराओ मत। आपको जैसे मौका चाहिए था। वह घबरा कर बोली। तो मैं 1 महीने से वेट कर रहा हूँ, कब मुझे मौका दोगी? तुम्हें उठाकर इधर से उधर पटकूंगा और आज जब तुम खुद सामने से तैयार बैठी हो तो खुद पर कैसे कंट्रोल करूं? वह उसका दुपट्टा पीछे हटा गया। अरविंद, अभी अभी जो आशा तुम्हें ऑफर कर रही थी तो उसे ये फीलिंग नहीं दिखाई तुमने? उसके गले के आसपास बाहें जमाए बोलते, उसे और ज़्यादा बेकाबू करते। खुद पर जुल्म क्यों करना चाहती हो? मुझे और बेकाबू कर देना चाहती हो? ये फीलिंग सिर्फ तुम्हारे साथ आती है। नाम मत लो उसका यार, मेरे मूड को ख़राब मत करो। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, वह नहीं। वे अपनी कहते और प्यार से उसके होंठों पर झुकता, उसको अपनी पकड़ में लेता, उस पर हावी होने लगा। अरविंद प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप तो बहुत जुनूनी हो रहे हैं। उसे लाइट डिम करते देखते और बिल्कुल कांप कर पीछे सरकती बोली, अभी तो तुमने मेरा जुनून देखा ही कहाँ है। आज जब तुम पर पूरा बरसूंगा तो जान जाओगी, पर मुझे तो डर लगता है कहीं तुम अपनी जान से न चली जाओ। वह धीरे से बोलता, जबकि वह उसके एक एक करके सारे कपड़े उतार चुका था। अब दोनों खुद पर कंबल ओढ़ते उसके जिस्म में गुम हुआ था। कमरे में सिर्फ आहें और सिसकियां गूंजने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को चूमते न जाने कितने पागल हुए थे और अपनी शादीशुदा पवित्र रिश्ते को समझते, उस रिश्ते को पवित्र बनाते आगे बढ़ रहे थे। और नेक नियत वालों का साथ तो भगवान भी देता है। ममता आंटी, मेरे माँ बन जाएंगी ना प्लीज़? वह ममता का हाथ थामे बोल रहा था। ममता ने एक नज़र विक्की को देखा, जो बिल्कुल चुप निगाहों से गगन को देख रहा था। मुझे अपने पास मेरी मम्मा चाहिए, जैसे सबकी मम्मा उनके साथ रहती हैं। आप मेरी मम्मा बन जाएंगी ना? फिर आपको पापा भी पक्के पक्के मिल जाएंगे। आप और पापा हमेशा मेरे साथ रहना, हम तीनों खूब एंजॉय करेंगे। वह बच्चा बुखार में तप रहा था पर ममता को देखकर खिल उठा था। अच्छा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। फिर ममता का शब्द डगमगाया था, नहीं, पहले आप वादा करिए, आप मेरी मम्मा बनोगी ना? वह भी जिद में आ गया था। मजबूरन ममता को हाँ कहनी पड़ी और वो मेडिसिन ही नहीं ले रहा था। ममता के हामी भरने पर उसने खाना भी खाया और दवाई भी ली और अब वह सो रहा था तो वह विक्की के साथ बाहर तक आई थी। भगवान ने चाहा तो सुबह तक वह सब ठीक हो जाएगा, बुखार भी उतर जाएगा। आप मुझे इन्फॉर्म करते रहना प्लीज़। ममता का दिल नहीं चाह रहा था कि वह गगन को छोड़कर जाए, लेकिन इस तरह वहाँ रुक भी तो नहीं सकती थी।
मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं, मैं ड्राइवर को फ़ोन करती हूँ। मिस ममता, प्लीज़। वह नौकरानी को बुलाता, तुम गगन के पास ही रहना। मेरे आने तक नौकरानी से कहता, उन्हें लिए बाहर आया। आप मुझसे शादी कर लीजिए ममता, अपनी उंगलियां चटकाती बोली। गाड़ी एकदम ब्रेक लगते रुकी थी। विक्की ने हैरान नज़रों से उस साधारण लेडी को देखा जो उसे उस एज में भी दिल उड़ाने की ताकत रखती थी। मैं सिर्फ गगन के लिए कह रही हूँ, उसे माँ की ज़रूरत है। वह जल्दी सफाई देने की कोशिश करने लगी तो विक्की मुस्कुरा दिया। आज गगन की इच्छा पर विक्की और ममता दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके थे। अरविंद आज अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। फाइनली उसकी बहन ने भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का सोचा और अपनी प्रार्थनाओं में अपनी बहन को विक्की के साथ भेज दिया, जबकि उसका मुंह अपनी नंदिनी की तरफ था जो उसे अपनी शादीशुदा वाली सारी कर्तव्य निभाती अब छुपती फिर रही थी। विक्की जैसे ही रूम में आया वह ठिठक कर रुक गया। गगन और ममता बिस्तर पर बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे बातें करते करते ही दोनों सो गए हों। विक्की ने आगे बढ़कर धीरे से गगन को उठाते उसे उसके कमरे की तरफ लेकर बढ़ा था। उस पर अच्छे से कंबल खोल कर उड़ाते उसके माथे पर किस किया। आज उसके बेटे की वजह से ही उनकी ज़िंदगी में फिर से बाहर आई थी। वह वापस रूम में आया तो ममता गहरी नींद में थी। विक्की ने आगे बढ़कर उनका हाथ सीधा किया जो तकिया के एक तरफ था। अगले ही पल विक्की को अपनी तरफ खींच गई। गगन, सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है। वह उन्हें गगन समझकर अपने सीने से चिपका रही थी कि अगले ही पल जोर से झटका खाते पीछे हटी। आप यहाँ? गगन कहाँ है? वह इधर उधर देखने लगी। वह सो रहा है अपने रूम में, आप टेंशन ना ले, वो पीछे हटते बोला तो वह झटका खाकर उठ बैठी। एक रूम में हम दोनों एक साथ कैसे सो सकते हैं? क्यों सो नहीं सकते? जब तुम मेरे बेटे की माँ बन सकती हो तो मेरी धर्मपत्नी भी तो हो। ममता का दिल अजीब तरह धड़क रहा था। मैं गगन के पास चली जाती हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठो, कुछ बात करनी है। वह उनके पास ही बैठ गई। विक्की ने उसका हाथ थाम लिया। क्या गगन के साथ आप उसके पिता को भी नहीं अपना सकती? कितने मान से वह पूछ रहा था कि ममता की आंखें भीग गई थी। वह चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ विक्की? थोड़ा सा घबराया था। आप ये सब पहले नहीं कह सकते थे। मुझे लगा आप पर मैं ज़बरदस्ती थोपती गई हूँ। वह रोते हुए बात पूरी न कर पाए थे, जबकि विक्की उनकी बात सुनते उन्हें अपने सीने से लगाया था। वह भी उन्हें पसंद करने लगे थे, इसलिए उनसे शादी के बाद उनकी तरफ खिंची थी। लेकिन उनके बराबर चुप्पी पर वह भी चुप थी। विक्की ने पहल करके अपना रिश्ता उनसे पूरा किया था। शादी के लिए कोई एज की हद नहीं। बड़ी एज की औरतें भी शादी करके अपना घर बसा सकती हैं। बस प्यार सच्चा होना चाहिए। एज की कोई सीमा नहीं होती। मोहब्बत में कोई लालच या मानसा नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत ऐसी हो कि बस उसके बिना दिल न लगे, वह चला जाए तो दिन न कटे। उसकी मोहब्बत में जिए, ना कि उसे परेशान करे। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।